मैं कार्तिक अनुराग अपने चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं के नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5वां है विधायिका। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं क्या है। चलो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करते हैं। विधायिका से आप क्या समझते हैं कि विधायिका है उससे आप क्या समझते हैं। विधायिका सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। जो विधायिका है सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। जो विधायिका है वो सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक इसका कार्य है। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्यों में से इसका एक काम यह भी है कि कानून भी यही बनाती है। पहले सरकार की सभी शक्तियां एक ही हाथों में सीमित होती थीं। पहले क्या सरकार की सभी शक्तियां कानून के एक ही हाथों में सीमित होती थी, परंतु आज तीनों प्रकार की शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में हैं। ठीक है, जो सरकार की तीन शक्तियां हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो ये तीनों अलग अलग इसकी अलग अलग शक्तियां भी हैं। सदन को इसकी बहस तथा बहिर्गमन, विरोधी प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को सहयोग। अगर कोई एक भी सरकार अपनी मनमानी करती है तो दूसरे कार्यपालिका, विधायिका और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करते हैं। जिनका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है उसको ये पूरा करते हैं। चलो प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा, द्विसदनात्मक विधायिका से आप क्या समझते हैं। द्विसदन होते हैं ना विधायिका में, तो इसको द्विसदनात्मक विधायिका से आप क्या समझते हैं। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे सदन को लोकसभा कहते हैं। ठीक है, भारत में दो सदन हैं, सदन राज्यसभा और लोकसभा, इसलिए इसे द्विसदनात्मक कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक संविधान और विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 5 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है, सिर्फ। ठीक है, 5 राज्यों में ही। जैसे बड़े देश वे द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। प्रश्न तीसरा कहते हैं, द्विसदनात्मक विधायिका के 5 राज्यों के नाम लिखिए। जो द्विसदनात्मक विधायिका के 5 राज्य कौन कौन से हैं। द्विसदनात्मक विधायिका के 5 राज्यों के नाम जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 5 राज्य द्विसदनात्मक के राज्य हैं। प्रश्न चौथा देखते हैं। संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। जो संसद है उसमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। जो हमारी राष्ट्रीय विधायिका है उसका नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। राज्यों की जो विधायिका होती है उसे विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन, जबकि किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे सदन को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक व द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है कि एक सदनात्मक विधायिका हो सकती है और द्विसदनात्मक विधायिका हो सकती है। अब केवल 5 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है, जो कि आप प्रश्न तीसरे में देख चुके हैं कौन कौन से राज्य थे। विविधता से परिपूर्ण बड़े देश या द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं। ठीक है, जो बहुत बड़ा राज्य है जिसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे द्विसदनात्मक विधायिका होती है, ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है, मतलब दोबारा विचार इसमें हो सकता है। एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है
कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। जो भी नीति या जो भी रणनीति बनेगी, जो भी कानून बनेगा, उसके विधेयक पर 2 बार विचार कर सकते हैं। विधानसभा में होगा और लोकसभा में, राज्यसभा में होगा और राज्यसभा में भी विचार होगा। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेता है तो दूसरा सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो सकता है, कि मतलब इससे पुनर्विचार होगा कि सही है या गलत है। इसलिए द्विसदनात्मक की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 5वें को देखते हैं। प्रश्न 5वां है विधायिका। ठीक है, विधायिका के क्या कार्य होते हैं? जो विधायिका है उसके क्या कार्य होते हैं? विधायिका के कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। जो संसद है, संसद पूरे देश या पूरे देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानून को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। ठीक है, जो संसद है कोई कानून बनाता है तो उसको स्वीकृति देती है कि कानून सही है या नहीं है। अगर स्वीकृति दे देती तो वो कानून बन जाता है, नहीं तो वापस नहीं बन पाता है। विधायकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य और संसद उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। अगर मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना कोई भी संसद में कोई भी कानून को नहीं भेज सकता, कि उसे स्वीकृति भी नहीं दे सकता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधायकों के पास होना संभव नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ये 5वां क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो 6ठा प्रश्न करते हैं। संसद के क्या कार्य हैं? जो संसद है उसके क्या कार्य हैं उसका वर्णन कीजिए। कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अनेक कार्य हैं जो निम्न प्रकार के हैं। चलो इसके देखते हैं संसद के क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य देखते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। ठीक है, जो कार्यपालिका होती है उसको उस पर नियंत्रण करती है। अगर वो कुछ भी काम गलत करती है तो उसको रोकती है, प्रतिबंध लगाती है उस पर, हैं, और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है कि उसके उत्तरदायित्व क्या काम करना है, उसे ये पूरा बताती है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रहने तथा जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। दूसरा है वित्तीय कार्य। सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन कामों पर धन खर्च होता है। प्रत्येक सरकार का कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान का सरकार द्वारा धन का प्रयोग पर नियंत्रण करती है। संसद क्या करती है? सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, सही तरीके से कर रही है, गलत तरीके से कर रही है, उस पर ये सब नियंत्रण करती है। यदि सरकार कोई भी नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगर कोई नया कानून बनता है या फिर नए के कर बढ़ाया जाएगा, टैक्स बढ़ाया जाएगा, तो उसको संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने के अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्ताव आय तथा विवरण संसद को देना पड़ता है। जो संसद होते हैं पूरे विवरण देना पड़ता है कि कितना खर्च हुआ है और कितना उनके पास टैक्स या कर आया है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। संसद यह बजट और वार्षिक वित्तीय कर्तव्य के माध्यम से करती है कि एक वर्ष में कितना खर्च हुआ है और एक वर्ष में कितना टैक्स आया है। तीसरा देखते हैं, तीसरा कार्य क्या है? प्रतिनिधित्व कार्य। जो प्रतिनिधित्व होते हैं उसके कार्य संसद देश के विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, किसी को एक दूसरे से भिड़ने नहीं देती, वो सबको लेकर के, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सबको लेकर के चलती है। बहस का मंच। ठीक है, संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। ठीक है, अगर कोई वाद विवाद होता है तो सर्वोच्च
मंच है। अगर कोई भी दूसरे व्यक्ति या फिर कोई एक ग्रुप मिल करके कोई मांगे करता है तो बहस का होता है। तो इसमें ये होता है कि सामने वाले को बताना होता है कि ये इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये इसमें इस पर बहस चलती रहती है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। ठीक है, दोबारा विचार विमर्श करने के लिए बोल सकती है। सदस्यों किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है, कि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बिना डरे बोलने की स्वतंत्रता है। जो उसके विचार हैं वो संसद के सामने रखे। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे को विश्लेषण पाती है। यह विचार विमर्श हमारे लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। संवैधानिक कार्य, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। जो संसद है वो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों को संवैधानिक शक्तियों एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर दोनों सदनों में वो संशोधन पास हो जाता है तो वह संविधान में संशोधन किया जाएगा। अगर दोनों सदनों में पास नहीं होती है वो बात तो उसको संशोधन नहीं किया जाएगा। पांचवा देखते हैं, पांचवा कार्य क्या है? निर्वाचन संबंधी कार्य। जितने भी निर्वाचन संबंधी कार्य होते हैं, चुनाव से संबंधित कार्य, वो भी संसद ही देखती है। संसद चुनाव संबंधी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। जो संसद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। न्यायिक कार्य, जो न्यायिक कार्य होता है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने या प्रस्ताव पर विचार करने कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। अगर कोई भी भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद के पास अधिकार है कि वो उसे हटा सकती है महाभियोग द्वारा। विधायिका कामकाज, जो विधायिका का कामकाज है उसका देखते हैं। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग का कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो केवल मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। मैं आशा करता हूँ कि छठा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आप सातवां क्वेश्चन करते हैं। लोकसभा की शक्तियाँ और राज्यसभा की शक्तियों में तुलना कीजिए। जो राज्यसभा की शक्तियाँ और लोकसभा की शक्तियों में तुलना करना है, अंतर बताना। लोकसभा की शक्तियाँ और राज्यसभा की शक्तियों में तुलना। लोकसभा की शक्तियाँ देखते हैं पहले कि लोकसभा की शक्तियाँ क्या हैं। संघ सूची संवर्ती सूची के विषय में कानून बनाती है। ठीक है, जो लोकसभा होती है और संघ सूची संवर्ती सूची के विषय में कानून बनाती है। धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। ठीक है, कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय कर्तव्यों स्वीकृति देती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संविधान में संशोधन करती है। आपातकालीन की घोषणा करती है। अगर आपातकाल लगाना है, जैसे लॉकडाउन लगाना है, तो लोकसभा में ही ये कार्य करती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। समिति और आयोग का गठन करती है। कोई भी समिति बैठानी है तो उसका गठन करती है और उसके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। चलो अब राज्यसभा की शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा की क्या शक्तियाँ हैं? राज्यसभा की शक्तियाँ सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। जो सामान्य विधेयक होते हैं उन पर विचार करके उन्हें पारित करती है। और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। जो संवैधानिक संशोधन होते हैं उनको पारित करती है। प्रश्न पूछकर, संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत कर के कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उप राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लिया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ राज्यसभा में ही लिया जा सकता है। सातवां है, यह संसद की राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।
यह संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार दे सकती है और नहीं दे सकती है। प्रश्न 8वां देखते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। जो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ उनका वर्णन करते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों शक्तियों का संरक्षण करना, इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्र हित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार का प्रावधान होता है तो राज्यसभा की शक्ति बढ़ जाती है। प्रश्न 9वां देखते हैं। संसद कानून कैसे बनाती है? जो संसद है वो कानून कैसे बनाती है? संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। ठीक है, जो संसद के प्रमुख काम क्या है कि अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, एक लंबी प्रक्रिया चलती है, बहस होती है, फिर उसमें जो कुछ कमियां होती हैं निकाली जाती हैं, फिर उसको दोबारा संशोधन किया जाता है। लंबी प्रक्रिया द्वारा अपनाई जाती है। कानून बनाने की विधि में कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियाँ कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जो कानून बनने से पहले क्या होता है, जो हम बातें रखते हैं वो विधेयक होता है। जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देता है, लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है तो कानून बन जाता है। ठीक है, कानून बनने से पहले क्या होता है, विधेयक होता है। ठीक है, क्या होता है, विधेयक। ठीक है, विधेयक होता है, फिर बाद में वो कानून बन जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आगे देखते हैं। जो निम्न प्रकार के हैं। जनता की इच्छा को विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन कम चर्चा होती है। समिति रिपोर्ट देती है, सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करता है। ठीक है, जो दोनों सदन होते हैं उसको स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। सदन में विधेयक की विस्तृत चर्चा की जाती है। ठीक है, सदन में जो विधेयक होता है उसकी विस्तार से चर्चा की जाती है। विधेयक या तो पारित होता है या रद्द हो जाता है। ठीक है, या तो विधेयक को पारित हो जाता है या रद्द हो जाता है। दूसरे सदन में भेजा जाता है तो दूसरा सदन या तो उसे मंजूरी दे देता है या इस पर सुझाव भेजता है। ज़रूरत पड़ने पर संसद को संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, जब उस पर राष्ट्रपति उस पर क्या कर देता है, विधेयक पर साइन कर देता है तो कानून बन जाता है। मैं आशा करता हूँ कि 9वां क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब 10वां करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? जो विधेयक होते हैं कितने प्रकार के? विधेयक 6 प्रकार के होते हैं। याद रखना, विधेयक 6 प्रकार के होते हैं। सरकारी विधेयक, निजी सदस्यों के विधेयक, वित्त विधेयक, गैर वित्तीय विधेयक, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन के विधेयक। ठीक है, संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक की ज़रूरत होती है। सामान्य विधेयक, गैर वित्तीय, ये सभी 6। चलो अब 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वें प्रश्न में, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? जो संसद है कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? जिस दल या दल के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्य को मिलाकर संसदीय लोकसभा में कार्यपालिका बनाती है। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकसभा के मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित तथा प्रभावी नियंत्रण कर सकेगी। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। बहुत सारी विधियों का प्रयोग करके कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है, उसे कंट्रोल करती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संसदों और विधेयकों, ठीक है, विधेयकों नहीं है, विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की
शक्ति और स्वतंत्रता हो, कि मतलब बिना डरे काम करने की स्वतंत्रता हो, तभी यह अच्छे से उस पर कार्यपालिका पर नियंत्रित कर सकती है। देख लेते हैं उदाहरण के लिए विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानून कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेष अधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेष अधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। प्रश्न 12वां करते हैं। संसदीय नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं? संसदीय नियंत्रण के साधन निम्नलिखित हैं। बहस चर्चा करके, संसद के अंदर बहस और चर्चा करके, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में बहस हो करके उसको नियंत्रण किया जा सकता है। कानून की स्वीकृति और अस्वीकृति, अगर कानून को स्वीकृति देनी है, अस्वीकृति देनी है, तो दोनों सदनों में पास होना चाहिए, तभी ये राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों में अगर पास हो जाएगी तो कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वित्तीय नियंत्रण, ठीक है, वित्तीय नियंत्रण ये होता है कि कितना खर्च किया, कितना टैक्स के रूप में पैसा आया सरकार के पास, ये पूरा सरकार को संसद को दिखाना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव, अगर अविश्वास किसी प्रस्ताव पर विश्वास नहीं है तो उसे दोबारा पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। धन्यवाद।